इस वीडियो में आपका कंप्लीट नेशनल करंट अफेयर्स मैंने कवर अप किया है। स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते हैं वो यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है, ये दो पार्ट में बन पाएगा क्योंकि मैं थोड़ा स्टेटमेंट वाले आपको बता रहा हूँ कैसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के फैक्ट्स बन सकते हैं। आप एक बार ये वीडियो देख लो, खुद समझ जाओगे कितने डिटेल मैंने आपको सब चीज़ समझाया है। ये वीडियो एक बार देखोगे आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर अप हो जाएगा। 2 पार्ट में मैं नेशनल वाला बनाऊंगा, 2 पार्ट में इंटरनेशनल वाला, ठीक है। ऑलरेडी मैं पूरा करंट अफेयर्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर अप करा चुका हूँ, तथ्यसार जो भी घटना चक्र आई दृष्टि के आए थे उससे 1 वर्ड वाले जो पूरा होता नहीं कि एक सेंटेंस वाले जो होते हैं फैक्चुअल पूरा कवर कर चुका हूँ। ये पूरा डिटेल्ड वर्जन है कि कितने से कितना स्टेटमेंट आएगा इसमें कवर, ठीक है। एक बार आप वीडियो देख लो, खुद समझ जाओगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अभी आप लोगों ने बहुत सारा हेल्प दिया है, तो प्लीज़ ऐसे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। ओके, नाउ ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इस बेसिस पे होने वाली है कि हमारा जो ये आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसमें हमारे पास 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 के रेंज में, ठीक है। समझ लीजिए 30 के रेंज में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अभी इसमें क्या होता है ना, इस 25 से 30 में से हमारे जो 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन वो हमारे सिर्फ 2 टॉपिक से आते हैं। वो दोनों टॉपिक कौन कौन से हैं? वो है हमारी, पहला हमारा आता है इंडियन नेशनल करंट अफेयर्स, मतलब जो हमारी राष्ट्रीय परिदृश्य होता है, राष्ट्रीय के करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। उससे क्वेश्चन आते हैं कितने? अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपके रिमेनिंग 5 से 7 क्वेश्चन आपके हैं, 5 से 7 क्वेश्चन ये आपके आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर से। किससे? इंटरनेशनल करंट अफेयर से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन बचे आपके, वो एक आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट से आ जाएगा, एक आपका मान लीजिए कि नोबेल वोबेल बहुत ज़्यादा रैंडम आ जाएगा, 2 या 3 आपके स्पोर्ट्स से आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा कर करके रिमेनिंग 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंडिसेस से आ जाएंगे, इंडिया की कोई कौन सी रिपोर्ट निकाली, इंडिया की क्या रैंकिंग है, ये सब मिला के, ठीक है। ओके, समझ गए आप लोग। स्कीम से क्वेश्चन आ जाएंगे 1-2। तो इस हिसाब से हमारा करंट अफेयर डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसको पढ़ने के 2 तरीके। पहला जो मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट देखिए करंट अफेयर्स की, उसमें मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाया है 1 लाइनर के फॉर्मेट में, कि जितने फैक्ट्स है सब मैंने आपको याद करा दिए। अब ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और फैक्चुअल कैसे कैसे बन सकते हैं, और आप दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी तक कितनी मैंने जितने भी टीचर्स का आप उठा के देख लो करंट अफेयर्स का, वो आपको ये बताते हैं कि भाई ये करंट अफेयर है, ये टॉपिक है, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको समझा देते हैं, हो जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप समझ तो रहे हो, आपके याद भी हो जाना चाहिए, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जामिनर, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर होते या मैं एग्जामिनर होता तो इस एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन कैसे बनाता, फ्रेम कैसे करता, ठीक। तो हम लोग इस पर आज लोग बात करेंगे, इस पर हम लोग पढ़ाई करेंगे अपनी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है हमारा नेशनल करंट अफेयर्स, इसमें पूरा कवर अप करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर कुछ रहा तो दूसरा पार्ट आएगा, अदरवाइज नेशनल करंट अफेयर्स पूरा खत्म हो जाएगा और दूसरे पार्ट में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेशनल करंट अफेयर्स को। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो आप लोग यहाँ देख रहे होगे, मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमें ये पता है कि हमारे यहाँ जो साक्षरता है, जिसको हम लोग लिटरेसी बोलते हैं, साक्षरता हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? साक्षरता हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला में, ठीक है, केरला में, ठीक। बट यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि मिजोरम, गोवा, यहाँ केरला का नाम तो है नहीं, किसका नाम है? मिजोरम, गोवा, लद्दाख में साक्षरता दी गई है, वो भी पूर्ण, मतलब कि 100% लिटरेट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कार्यात्मक साक्षरता, मतलब यहाँ का कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं, जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे लिविंग में हैं, उनको ये पता है कि ऑफिशियल वर्क कैसे करना है, ऑफिस का काम कैसे करना है। तो वहाँ के लिए, जैसे अभी आप लोग देखते हो कि बैंक वैंक आप जाते होगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको साइन करना नहीं आता, अंगूठे लगाते हैं, या जिनको फॉर्म भरना नहीं आता, आप लोग से आके फॉर्म भरवा लेते हैं कि हाँ भाई ये पैसे निकालने में या पैसे डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। वो सब काम यहाँ के मिजोरम, गोवा, लद्दाख के लोगों ने ये ऑटोमेटिकली खुद से करना सीख लिया है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, ठीक। समझिए आप, एग्जाम्पल मैंने वो दिया है, इस तरह समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती है? राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति हमारी आई थी 2020, ठीक है, उसमें कहा गया था कि 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था। मतलब इन्होंने बोला था कि जितने एडल्ट लोग हैं, बच्चों का नहीं बट जितने एडल्ट हैं उनको 100% साक्षर कर देंगे। साक्षर मतलब होता है पढ़ने लिखने की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप समझ जाओ चीज़ों को, उसको साक्षर बोलते हैं। डिग्री को साक्षर नहीं बोलते, मैं बता रहा हूँ क्लियरली, ठीक है। मिनिमम 10th आप कर रहे हो, नहीं भी किए तो आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, उसको साक्षर बोलते हैं, ठीक है। इस कल्पना, अब इसमें आगे क्या दिया देखिए, इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 2022 में उल्लास लॉन्च किया गया। उल्लास क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनाएगा, अब यहाँ से देखो, वो बोलेगा कि
स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। 3 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दे देगा कि स्टेट की नाम, कि कौन वहाँ पे साक्षर हुआ, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब उसमें मान लो एक स्टेट गलत दे दिया, तो पहले आपको इसको याद रखना है कौन कौन से स्टेट हमारे हैं। तो हमारे गोवा, मिजोरम और लद्दाख, 3 स्टेट आपको याद होने चाहिए। एग्जैक्टली स्टेट का नाम गलत दे सकता है। दूसरा क्या देगा कि ये किसके अंतर्गत है, दूसरे स्टेटमेंट दे देगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दे देगा या उसको 2021 या 22 कर देगा, यहाँ पे ईयर चेंज कर देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए क्लियरली। तीसरा क्या स्टेटमेंट बना सकता है इसमें कि इसी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, अब इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोग जो 100% एडल्ट लिटरेसी हम लोग चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए 2022 में लॉन्च हुआ उल्लास। तो पूछ लेगा भाई उल्लास 2022 में लॉन्च हुआ, जिसमें अब क्वेश्चन क्या बनाएगा, इसमें क्या देगा एडल्ट, इसमें बोलेगा कि सभी को 100% लिटरेसी, ये बोल देगा, या बोल देगा बच्चों को 100% लिटरेसी। बट इसमें है क्या, एडल्ट को, सिर्फ एडल्ट को, बच्चों को नहीं, इतना याद रखना, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे ही आपको फ्रेम करेगा। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर इसमें बोल देगा, चौथा स्टेटमेंट बना देगा कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। अब इसमें क्या है कि बोल देगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा है जो 18 वर्ष के ऊपर सभी को। तो अब यहाँ पे तो एडल्ट लिखा है, आप सोचोगे ना एडल्ट कौन होता है, 18 वर्ष, बट नहीं, हमारे गवर्नमेंट ने एडल्ट में 15 वर्ष के ऊपर के लोगों को रखा है, ठीक है। कहने का मतलब है 15 वर्ष के जितने भी ऊपर के लोग हैं, जो लोग वर्किंग जोन में आते हैं, 15 से 60 वाले वर्किंग जोन में जो आते हैं, उनको क्या करना है, बुनियादी पढ़ना लिखना सिखाना है, अंकगणित सिखाना, मतलब मैथमेटिक्स आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, मतलब पैसे वैसे जोड़ लें। समझ गए आप लोग। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको किस तरह पढ़ाने वाला हूँ इसको, ठीक है। ओके, गॉट इट। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब आपको यही सब याद रखना है कि उल्लास क्या है, तो ये सब बकवास है, इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही आपको बताया ना कि वही सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी, तब इसको स्किप करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ याद करने की जरूरत है, क्या मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ऑब्वियसली उसको फॉन्ट में भी है वो 95% से अधिक है जो उसका पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया जाता है। मतलब यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। पॉइंट है कि पहले तो आपको पूरा कार्यात्मक साक्षरता आपको सिखाएगी कौन से प्रोग्राम, NIIP करके है ना, नेशनल वाला, क्या नाम था इसका, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, सॉरी NILP करके, सॉरी NILP, ठीक है। अब 95% से अगर अधिक किसी स्टेट की ऑलरेडी हमारे पास है साक्षरता, जैसे केरला हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे 95% से अधिक हमारे लिटरेसी है, तो उसको ऑलरेडी कार्यात्मक साक्षरता कर देंगे। बट उसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ना लिखना आएगा, तो अभी केरला जो हमारा वो 100% नहीं है ना, 95% है, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया किसका, मिजोरम का, गोवा का और लद्दाख में, यहाँ पे 100% हो गया, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब बाकी इसको हटा दो। अब ये नहीं पूछेगा कि कौन पहला है कौन दूसरा है, बट देखिए माइंड में रख लो, एक बार देख लो आपकी न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर गोवा दूसरा राज्य है, लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिन इन दोनों से पहले यह मुकाम हासिल कर चुका, भारत की पहली पूर्ण शासक प्रशासनिक इकाई UT बनने का गौरव प्राप्त है। तो क्वेश्चन जगह पहली पूर्ण शासक प्रशासनिक इकाई कौन है, तो लद्दाख, ऐसा करके आप लगा सकते हो, ठीक है। अब बाकी इसमें कुछ नहीं पूछेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है संविधान हत्या दिवस। अब संविधान हत्या दिवस मनाया गया, तो ये कब हुआ, भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं, पार्ट की बात हो रही है। कौन सा भाग हमारा, 10 और 8 18, कौन सा 18वां भाग, 18वें में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। तो पहले तो आपको याद रखना है कि आपातकाल है किसमें, भाग 18 में, ठीक है। ये पॉलिटी का करंट अफेयर है, ऐसा ध्यान रखो। ये प्रावधान 352 से 360 तक किया गया, ठीक है। अगर अभी आप लोग पॉलिटी आपको रिवाइज करनी है, मैंने प्रॉपर पॉलिटी के पापा वीडियोज़ बनाए, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, जाके देख लो, जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आती है भाई। 3 घंटे देखो, जो इंग्लिश वाला है वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, तो मैक्सिमम 3 घंटे हैं, इंग्लिश वाला 4 घंटे, हिंदी वाला 4 घंटे, इंग्लिश वाला 3 घंटे, ठीक है। हिंदी वाला मैंने प्रॉपर PDF से बनाया है, GS वर्ड करके कोई या GS स्कोर करके PDF था, बहुत प्यारा PDF है, जो मैंने हैंड रिटन बनाया, तो आप देखोगे ना फैन हो जाओगे, बस उससे पढ़ लो, आपको उससे ज़्यादा पॉलिटी नहीं आएगा। अभी ध्यान से सुनो, इस पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति 352 लगाता है, आपातकाल घोषित कर सकता है। अब ये सब मैं आपको नहीं पढ़ा, ये सब आप पढ़ चुके हो, किस में पढ़ चुके हो, हमारे पॉलिटी में पढ़ चुके हो। इसमें पढ़ाने लायक क्या है वो इंपॉर्टेंट देखो। पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था, ठीक, ओके। 26 अक्टूबर 1962 से पहले लगा था, और जो 10 जनवरी तक चला था पहला आपातकाल, इसको ऐसे याद रखोगे, डेट पूछ लेगा, पहला आपातकाल कब हुआ, तो 26 अक्टूबर, कब, भारत चीन का युद्ध, ठीक है। 3 बार अभी तक लग चुका, कितनी बार लग चुका आपातकाल, 3 बार, ये याद रखोगे, 3 बार लग चुका, कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार, इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी, 3 बार, एक बार 26 अक्टूबर वाली लगी थी, दूसरी बार पाकिस्तान युद्ध जब हमारा हुआ था तब 3 दिसंबर को लगी थी, तो 26 अक्टूबर 3 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला जो हमारा लगा था
लागू के दौरान देश में आपातकाल की एक नई घोषणा 25 जून को की गई। कब? 25 जून को। तीसरा कब किया? 25 जून को, ठीक है, 25 जून को। अब इसको याद रखो, 25 जून को हुआ और मार्च 1977 में खत्म हुआ, तो 25 जून को हुआ, तो आपातकाल हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस। क्योंकि देखो ये दोनों तो युद्ध वाला था, एक्सटर्नल एग्रेशन था, मतलब हमारी लड़ाई चल रही थी, हमारी दूसरे देशों से लड़ाई चल रही थी, तो वो लगना जायज़ था, इमरजेंसी लगना जायज़ था। बट ये जो 25 जून 1975 वाला था, ये इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से लगा दी थी कि हाँ भाई हमको लग रहा है कि भारत में दंगा होने वाला है, तो लगा दो इमरजेंसी, ठीक। ये वाला सिस्टम उनको अपना ऐसे, उनको अपनी सत्ता बचानी थी करके था, ठीक है। तो ये जो 25 जून वाला, ये क्या था? असंवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए इसको संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो अब डेट याद रखो, 25 जून संविधान हत्या दिवस। कितनी बार अभी तक लग चुका? 3 बार लग चुका, ठीक है। डेट कब कब है? 25 अक्टूबर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 25 अक्टूबर बाद दूसरा कब लगा था? 3 दिसंबर, फिर तीसरा हमारा 25 जून। अब अक्टूबर वाला 62 में लगा था, दिसंबर वाला 71 में लगा था, जून वाला 75 में, तो 62, 71, 75, 3 बार, ईयर भी याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब ये सब हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैदराबाद मुक्ति दिवस ये देख लो, ऑपरेशन पोलो चला था। क्या? ऑपरेशन पोलो चला था, ऑपरेशन पोलो चला था। किसने चलाया था ऑपरेशन पोलो? ऑपरेशन पोलो चलाया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने चला था। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष कब? 17 सितंबर। ये माइंड में होना चाहिए, बाकी नहीं दिक्कत है इससे। ओके, हाँ, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान देने इस चीज़ को। क्या लिखा है? देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल क्या होता है कि कार्गो मतलब क्या होता है? पहले तो सामान, जैसे मान लो शिप हमारी है, पानी का जहाज़, ठीक है, ये पानी है, यहाँ हमारा बंदरगाह है, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे कंटेनर्स होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। कंटेनर्स होते हैं, मर्चेंट नेवी वाले जी जॉब होती है। अब कंटेनर्स आते हैं हमारे शिप पे, कहाँ पे? डॉक पे, हमारे कहाँ? बंदरगाह पे उतरते हैं, उसको रखते हैं। अब इंडिया में दिक्कत अभी तक क्या थी कि इंडिया में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि हमारे यहाँ सामान आ तो जाते थे, महीने महीने पड़े रहते थे। इसको मान लो सामान आया, मुंबई उतरा, उसको जाना है बंगाल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भाई यहाँ से जाने में उसके पास नहीं पहुँच पाता था सामान, समंदर से यहाँ आ जाता था, यहाँ से यहाँ जाने, समंदर से यहाँ आ गया 1 महीने में, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ जाने में उसको लग गया 1 साल। तो ये सिस्टम था हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो सरकार क्या कर रही है कि अब गति शक्ति के अंतर्गत मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बना रही है। मतलब कि आपको ये कार्गो उतरा जहाँ पे, वहीं से आप यहाँ से रेल लाइन जोड़ देगी, यहीं से रोडवेज जोड़ देगी, यहीं आसपास कहीं एयरपोर्ट बना देगी, तो आप डायरेक्टली सामान एक जगह से यहाँ पहुँचा सकते हो। कनेक्टिविटी तेज कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये न्यूज़ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो लाखों डॉलर बचेंगे। देखो क्या होता है ना, कोई भी जो डेवलपमेंट का होती है ना, डेवलपमेंट, उसमें कोई डेवलप्ड कंट्री अगर होती है तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोड और रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिससे कि उसका कोई सामान है ना, उसको कम कॉस्ट में एक जगह से उधर पहुंचा पाए, तभी जो इंटरनेशनल मार्केट में उसके जो सामान, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। समझ गए आप लोग? अब इसमें स्मरणीय तथ्य हम लोग इस पे आते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें भी लिखा है, सड़क, रेल, जल मार्ग, हवाई मार्ग, सबसे उसको जोड़ना है, ठीक है, सुविधापूर्वक करना। स्मरणीय तथ्य क्या है? 17 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री को, अब याद रखो केंद्रीय मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं, याद रखना, ठीक। अब अब ये देखो कि गुरुग्राम में, कहाँ है गुरुग्राम? हरियाणा में, हरियाणा वाले गुरुग्राम में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का संयंत्र लगाया। किसने? किसने? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। किसका संयंत्र? किस कंपनी का? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब ये देखो, ये जो संयंत्र है, यहाँ पे देख लो, ये पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है, 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक पटली के माध्यम से जुड़ा है। मतलब यहाँ पे संयंत्र लगा दिया गुरुग्राम में, यहाँ से रेल लिंक जोड़ दी 10 किलोमीटर तक का, यहाँ पे पटली स्टेशन है, तो पटली स्टेशन से यहाँ तक स्पेशल ट्रेन चला दी कि भैया जाओ वहाँ से सामान लेगा, तुम्हारा काम है ये, ठीक है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको सब कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 में आया था। तो क्वेश्चन पूछेगा पीएम गति शक्ति कब आई थी? तो 2021 में। पीएम गति शक्ति कब आई थी? 2021 में। पीएम गति शक्ति कब आई थी? 2021 में। फिर से बोल दे रहा हूँ, पीएम गति शक्ति योजना कब आई थी? 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, ये बहुत ज़्यादा दुखद दुर्घटना थी, आप लोग को पता है कौन सा? एयर इंडिया वाला जो विमान था वो जाके वहाँ पे दग गया था। अब इसमें सब लोग पायलट की गलती दे रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, भाई वो खुद बैठा है कॉकपिट में, जो भी चेक कर रहे हैं लोग उनकी बात करो, जो खुद कॉकपिट में बैठा है, ठीक है, खुद बैठा, वो खुद उसकी डेथ हो गई, तो भाई वो क्यों ऐसा करेगा? पर चलिए ठीक है, लोग कह रहे हैं तो हम लोग को क्या काम है? सरकार की बात को आप टाल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे सरकार का काम नहीं है, बाकी एजेंसीज कर रही हैं। अभी ध्यान देते हैं, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, AI-17 विमान का नाम था। तो पहले तो विमान का नाम को पता होना चाहिए, AI-17 बोइंग था, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये कहाँ हुआ? अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी
और वो मेघानी सॉरी मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो भैया कहाँ हुआ? मेघानी नगर, ठीक है। बाकी कहाँ जाने वाला था? लंदन जाने वाला था। इतना याद रखो कि अहमदाबाद से जाना वाला था लंदन, और यहीं पे उड़ते ही दग गया, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। अब आपको कुछ याद नहीं रखने की, याद रखने के कितने लोगों की मोस्टली डेथ हुई थी? 242 लोगों की मृत्यु हुई थी, अप्रॉक्स 242 लोगों की, जिसमें 30 यात्री व 12 कर्मी दल शामिल थे। मतलब 230 यात्री थे, 230 यात्री और 12 लोग जो पे स्टाफ थे, स्टाफ मेंबर। तो भाई खुद स्टाफ लोग की जान चली गई, खुद समझिए आप लोग, ठीक है। ओके, इसमें से ये देखो कि एक जो बचा उसका क्या नाम था? विश्वास कुमार रमेश। तो उसको विश्वास था खुद पे, इसलिए वो बच गया, और वो 11C सीट पे बैठा था। अब इस सीट की कीमत इतनी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि 2 लोग इस सीट पे बैठे बच्चों के, एक जापान का था कोई बैठा था 11C पे, वो बच गया, विमान दुर्घटना हुई थी, सब मर गए थे, वो बच गया था, और एक विश्वास कुमार बच गए थे। अब ये 2 लोग बचे हैं। तो भाई जब कोई भी अब बुकिंग होगी ना, ये होता है जब विमान में बुकिंग होती है, तो 11C सीट की प्राइस हमें सबको ज़्यादा मिलेगी। अब बुक करके देख सकते हो, ठीक है। इस दुर्घटना में गुजरात का भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे श्री विजय रूपाणी जी। अब ये कब होंगे? ये मोदी जी से पहले होंगे, ठीक है, क्योंकि मोदी जी के बाद तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री विजय रूपाणी जी, उनकी भी मृत्यु होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बाकी क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, कौन से कॉलेज में गिरा था ये देख लो। बीजे मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे, बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस थी, बेचारे बच्चे खाना खा रहे थे वहाँ पे, वो विमान दुर्घटना आके हुआ था, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नोप। अब ये देख लो कि जो ड्रीम लाइनर वाली सीरीज़ है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सीरीज़ उसका नाम है, ठीक है। वो क्या है कि 2011 में हमारे इंडिया में उसको एज अ यूज़ किया गया था कॉमर्स फ्लाइट्स के लिए, कॉमर्स फ्लाइट्स के लिए 2011 से यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है। बाकी इससे मतलब नहीं है कितना दिया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ये देख लो टाटा, क्योंकि टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया टाटा ओन करती है, तो टाटा सन्स को 1 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं पर पर्सन, और 25 लाख रुपए सरकार दे रही है, मतलब वही चीज़ बस। अब कौन, हाँ इसमें देख लो कौन कौन सी हुए थे, तो इसको याद करने की ज़रूरत है, आपके माइंड में होना चाहिए। एक बार ऐसा नज़र मान लो कि 1 2 3 4 बार इससे पहले हो चुकी है, ये 5वीं थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, एक चीज़ देख लो, फ्लाइट रिकॉर्डर। अब इसको लोग करंट अफेयर्स में ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा क्वेश्चन इसी से बनने वाला। भाई ऐसा नहीं बनने वाला, ध्यान से देखो। फ्लाइट रिकॉर्डर को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। नाम है ब्लैक बॉक्स, है ऑरेंज, ठीक। नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स है क्या? ऑरेंज। ब्लैक बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका क्या काम होता है? वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्ड करता है, और जो भी कुछ चेंजेस टेक्निकल जो भी इसमें ग्लिचेज आते हैं वो रिकॉर्ड करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी हमारे फ्लाइट में, ठीक है। अब ये ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है, किस कलर का? ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा रफ होता है। 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको कोई दिक्कत नहीं होती, सब जल जाएगा, ये नहीं जलेगा, ऐसा काइंड ऑफ उसको बनाए, बहुत बहुत टफ, बहुत रेजिस्टेंट बनाए, ठीक है। इसका नाम है ब्लैक बॉक्स। ये मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि एयरप्लेन में खराबी क्या था, ठीक है। पॉइंट ये, ठीक है, ओके। इसमें एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इसमें होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो कॉकपिट मतलब जो फ्लाइट चलाते हैं, कॉकपिट मतलब होता है कि आगे इंजन का पार्ट जहाँ पे हमारे बैठते हैं वो लोग। कौन बैठता है? हमारे फ्लाइट कौन? पायलट लोग, ठीक है। तो उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करता है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो फ्लाइट की डेटा की क्या दिक्कत थी, क्या था, वो सब रिकॉर्ड करता है। बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, जातीय जनगणना की अनुमति दे दी गई, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि विपक्ष लेके इसको बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। फिर सरकार ने अपना पासा पलटा, अपना जोकर फेंक दिया, और इसको बोल दिया हाँ ठीक है करेंगे जाओ। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा लड़ने का, ठीक है। तो 1931 की जनगणना के बाद, ठीक है, 1931 के बाद 2027 में जो जनगणना होगी उसमें ये जाति वाली है, ठीक है। पहले कब हुई थी? उसके पहले याद रखोगे, जाति जनगणना 1931 वाले में हुई थी, तब ब्रिटिश शासन था। उसके बाद कब होगी? अब 2027 में। हमारी जो नेक्स्ट जनगणना होने वाली है 2027 में होने वाली है, इसको याद रखो, ठीक है। अब स्मरणीय तथ्य क्या है कि जनगणना संघ की सूची का विषय, ऑब्वियसली पॉइंट ये है कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है कौन? जनगणना। हमारा जो सेंसस है, जनगणना मतलब सेंसस होता है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, सरकार कराती है, सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, ठीक है। 246 में है, और अधिनियम कब है? 1948 में इसका आया था, और 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया था। मतलब कि इसका जो एक्ट आया था वो 1948 में आया था कि हाँ जनगणना करें, क्योंकि तब चुनाव करवाना था। लेकिन जब इसके लिए प्रॉपर कानून बने थे कि हाँ किस तरह होगा, क्या होगा, ये सब 1990 बने थे, ठीक है। समझ गए आप लोग। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने वाली अधिसूचना की जाएगी। मतलब 16 जून 2025 को ये कहा गया कि 2027 में जनगणना होगी, ठीक है। अब ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, उसका रीज़न क्यों है? देखो, आपका पेपर कब है? आपका पेपर है 27 जुलाई, ठीक है। पेपर प्रिंट आपका हो जाएगा 15 जून ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये कब है? 16 जून। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ माइंड में होना चाहिए कि क्या पता वो एक दिन बाद प्रिंट कर रहा हो तो उसको न्यूज़ पता चल गई हो तो लग दे, तो इसको याद रखो। अब ये होगी कैसे? 2 चरणों में होगी।
2 चरण मतलब 2 स्टेप्स में होगी, ठीक है। पहले स्टेप में पहाड़ी वाले इलाके ना उनको कर लेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबको पहले कर लेंगे। हिमालय क्षेत्र जितने उनको 2026 में ही कर लेंगे। 1 अक्टूबर से जनगणना वहाँ की शुरू हो जाएगी 2026 में, और जितने बाकी लोग बचे वो 1 मार्च 2027 से की जाएगी जनगणना, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा आर्क ब्रिज है। इसको आप लोग याद रखोगे कि जो चिनाब रेल पुल है वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा आर्क ब्रिज है। अब आर्क ब्रिज होता है मतलब जो ऐसे आर्क आप लोग जानते हो ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं आर्क। आधा आधा सर्कल बना दो तो आर्क, ठीक है। ठीक, आर्क जैसे होता है ना, आप धनुष देखते हो, धनुष को जब खींचो तो आर्क बनता है, उसको आर्क बोलते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। ठीक, अब ये बना कहाँ है, पहली बात तो ये जानो बना कहाँ है, तो ये बना है चेनाब पुल पे, ठीक है। कौन सी, चेनाब नदी पे। कौन सी, चेनाब नदी पे। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला देखो स्टेटमेंट, इसमें 4 स्टेटमेंट अगर देगा, मान लो 3 या 4 स्टेटमेंट, तो 4 स्टेटमेंट दे। पहले यहाँ पे दे देगा नदी का नाम गलत दे देगा, तो आपको चिनाब याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रावी दे देगा, सतलज दे देगा, तो आपको क्या याद होना है, चिनाब याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या दे देगा, जम्मू कश्मीर तो देगा, बट यहाँ पे कोई जिसका जिले का नाम दे देगा, मान लो अभी हमारे यहाँ कहाँ हुआ था सिंदूर वाला, अनंतनाग दे देगा, मान लो एग्जांपल देते हैं, अनंतनाग दे देते हैं, पहलगाम दे दिया आपको मान लो, तो अब पहलगाम नहीं याद होगा, क्या नाम है, रियासी जिला, क्या नाम है, रियासी। भाई देखो रियासी मतलब क्या, तो रईस, ऐसा रईस जैसे साउंड हो रहा है ना, तो पहला आर्क ब्रिज सबसे ऊंचा तो रईस लोग के पास ही जाएगा ना, ऐसे याद रख लो आप लोग, कौन सा, रियासी जिला, ठीक है। ठीक है, अब सर्वाधिक ऊंचा आर्क ब्रिज है, इससे कोई मतलब नहीं, हाँ ये देख लो पूछ लेगा। अब लंबाई चौड़ाई गलत दे दिया, तो अब ऊंचाई कितनी, 360 मान लो, और लंबाई कितनी, 13-15, ठीक है। 13-15 कितना, ऊंचाई कितनी है, 360 मीटर, और लंबाई कितनी है, 13-15 मीटर, ठीक है। ऐसे याद रख लो, 13-15 मीटर लंबाई है, 13-15 मीटर, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, 1 किलोमीटर 315 मीटर ऐसे याद कर लो, जिसको याद होता है ऐसे, और बाकी 13-15 मीटर जिसको याद होता है वैसे याद कर लो, ठीक है। यह पुल भारतीय रेल की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, अब ये पूछ देगा कि कौन से रेल लिंक का है, तो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इन तीनों को जोड़ता है एक दूसरे से, ठीक है। रेल लिंक का है, मतलब इधर उधमपुर था, इधर मान लो श्रीनगर जम्मू कश्मीर था, तो इसको ऐसे जोड़ देता है, ऐसा समझ लो, उधमपुर बारामूला श्रीनगर को जोड़ता है। यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक की भूकंप तथा लगभग 260 किलो प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना कर सकता है। पॉइंट है कि इतना ऊंचा बना है, तो घाटियों में बना है ना, तो हवाएं चलेंगी, तो 260 किलोमीटर स्पीड से अगर हवाएं चल रही हैं तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 8 रिक्टर स्केल के, रिक्टर स्केल मतलब होता है कि भूकंप की तीव्रता नापता है, तो अगर 8 रिक्टर स्केल से भी अगर आपके यहाँ अर्थक्वेक आता है मैग्नीट्यूड से, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं, 8 के ऊपर आएगा तो टूटेगा, ठीक है। 120 साल तक ये बचा रहेगा, ऐसा करके उन्होंने बनाया था, जो भी इन लोगों का है उसके ध्यान मत दीजिए, बस अच्छा बना इतना ध्यान रखो, ठीक। बाकी नेक्स्ट के स्मरणीय तथ्य, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखना इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय संस्थान जैसे IITs ने मिलकर बनाया। तो बनाया किसने, ये देखना, IIT का तो आपको याद होगा, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन याद रखना, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, ठीक है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसमें देखो DRDO इन्वॉल्व है, तो DRDO के थ्रू बनाया गया। अब देखो क्या होता है ना, जब जितने भी, अब ऐसे याद रखो, जितने भी पहाड़ी वाले पुल होल बनते हैं ना, वो उसमें या तो सेना इन्वॉल्व होती है तो DRDO इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इतना समझो। अब कौन से स्टील का यूज़ हुआ है, स्ट्रक्चरल स्टील, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बट ध्यान रखो स्ट्रक्चरल स्टील है तो ज़्यादा डिग्री, कम टेम्परेचर सब हैंडल कर लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्ला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है, डिज़ाइन निष्पाद उच्च सब सटीकता बताएगा, कितने रुपए, इतना वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, जो बताया वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्टिविटी करेगा, रियासी, बक्कल, कौरी, मध्य आर्च ब्रिज, कटरा, बनिहाल के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है, ठीक है। अब एफल टावर से लंबाई, ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक है, ठीक, समझ गए आपको। अंजीब, हाँ इसको याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये बना तो अभी है ना, ये वाला ब्रिज, आर्क ब्रिज वाला हमारा चेनाब वाला, बट किसका उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने। बट ये ध्यान रखो, इसकी जो नींव रखी थी, इसका जो सोच रखा था कि हाँ इसको बनाना चाहिए, एक दूसरे को ज्वाइंट करना चाहिए, तो ये 2003 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। किसने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है, किसने, अंजी ब्रिज का। अभी पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, मतलब कि भाई ये ब्रिज है, यहाँ केबल लगा दिए, ऐसा पोल लगा दिए, ठीक है, यहाँ केबल से ब्रिज को रोका गया है, कोई ऐसा नीचे से पोल नहीं दिया गया, ठीक है, तो इसको केबल स्टे रेल ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, अंजी नाम है इसका, अंजी, ठीक है, ओके। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई, पहली इकाई बनी है, देखो ये 3 इकाई बनेगी, 3 इकाई बनेगी मतलब 660 मेगावाट के 3 प्लांट बनेंगे, ठीक है, इतना याद रखो। तो ये पहली इकाई हमारी कहाँ लग रही है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की, ठीक है। कहाँ लग रही है, हमारे यहाँ कानपुर में, पहले ये चीज़ें रखो, कहाँ लग रही है हमारे कानपुर में, कहाँ लग रही है, कानपुर में, पहली चीज़ हमें याद रखना, ठीक है, कानपुर नगर में, ठीक है, देहात में नहीं, कानपुर नगर में, ओके। और अभी किस किस मदद से बन रही है इसका ध्यान रखोगे, ठीक है। यह उद्यम NLC इंडिया लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के
संयुक्त उपक्रम से बन रही है, ठीक है। तो कौन कौन बना रहा है, एक हमारा एनएलसी इंडिया और हमारा यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ये मैंने बताया 3 इकाई है, 660 मेगावाट की एक, इसको पहले याद रखोगे, ठीक है। मंजूरी कब मिली थी, 2016 में। तो अगर बोल देगा कि देखो बन तो अभी रहा है 30 मई 2025 को, बट मंजूरी कब मिली, 2016 में। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट देना होगा उसको 4, तो कैसे देगा, आप खुद सोचो आप लोग, ठीक है। 4 स्टेटमेंट देना उसको। पहला बोल दिया कि 660 मेगावाट की जगह उसने कुछ ऐसा रख दिया, 708 या 1200 ऐसा रख दिया, ठीक है। और या फिर 3 की जगह उसने 2 कर दिया, 660 के 2 तो नहीं भाई, 660 की 3 योजना है, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि इसका जो मंजूरी थी वो 2025 में दी गई है, ना 2016 में दी गई। मंजूरी कब दी गई है, 2016 में, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रखने की ज़रूरत है, हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट रखनी है, देखो, ठीक है। लगभग 75% बिजली जो उत्तर प्रदेश को मिलेगी और 25% बिजली असम राज्य को मिलेगी। अब देखो कितना डिफरेंट है, देखो ये हमारा यूपी यहाँ है, असम हमारा यहाँ है, ठीक है। बीच में हमारा बंगाल पड़ जा रहा है और बिहार पड़ जा रहा है, फिर उसके बाद हमारा असम है, ठीक है। तो यूपी से असम कैसे बिजली जाएगी, पॉइंट यही है कि हमारा जो घाटमपुर विद्युत परियोजना वो 660 मेगावाट की 3 परियोजना इसीलिए बन रही है ना कि शायद 2 यूपी में हो जाएंगे और एक असम में हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो 75% बिजली हमारी उत्तर प्रदेश को मिलेगी, 25% बिजली हमारी किसको मिलेगी, असम को मिलेगी, ठीक है। तो दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर, इसको याद रखो कि क्या है, ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। कितनी लागत होगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, 2026 में शुरू होगा, इतना जानो। जो शेष बचा है दोनों वो 2026 में प्रारंभ हो जाएगा, 2025 में पहली वाली लग गई, ठीक है। ओके, अब कितना बिजली बनाएगा ये देख लो, 14,000 मिलियन यूनिट टन, देखो मिलियन मेट्रिक टन होता था, ये मिलियन यूनिट टन है, इसमें वो लगाइए, ठीक है, 14,000, ठीक है, कितना, 14,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे ये इंपॉर्टेंट देख लो, लोक माता अहिल्याबाई देवी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 में हुआ था। कब हुआ ये डेट याद रखना, 31 मई 2025 को, 31 मई 31 मई को हुआ है, 31 मई को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में कहा, मध्य प्रदेश की जो हमारी राजधानी है भोपाल है, क्या है, भोपाल, वहाँ पे कौन से में, देखो इनकी 300वीं जयंती है, मतलब 300 उनका बर्थडे हो चुके, इनकी डेथ हो चुकी है बाय द वे, इनकी 300 बर्थडे हो चुके। तो ये कहाँ की महारानी थी, आपको रखना चाहिए, जो अहिल्याबाई जी थी हमारी मालवा की रानी थी, कहाँ की, मालवा की रानी, कहाँ की, मालवा की, इसको याद रखोगे, ठीक है। इन्होंने वुमेन डेवलपमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा वर्क किया था, उसके साथ साथ टेम्पल से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम किया था ये इन्होंने, ठीक है, हमारे यहाँ टेम्पल से बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया इन्होंने, 300 साल हुए थे तो 300 रुपये का सिक्का उक्का जारी किया, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट हमारे सिक्कों में, ठीक है। 5 रुपये 10 रुपये का होता है, ये 300 रुपये का था, इतना याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। पुरस्कार ये मिलेगा किसको, इसको ध्यान लो, कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किसको किसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा मिल गई, किसको, अहिल्याबाई पुरस्कार को महिला कलाकारों को दिया जाएगा, महिला कलाकारों को। अब ये पहला अवार्ड था, तो ये पहला पुरस्कार जीता किसने, डॉक्टर जयमती कश्यप जी ने। पहला अवार्ड किसने जीता, डॉक्टर जयमती कश्यप। अब कैसे, अहिल्याबाई हमारे लिए क्या थी, अहिल्याबाई ही थी, इन्होंने ही काशी विश्वनाथ वाला मंदिर बनाया था, समझ लो इस हिसाब से। तो अहिल्याबाई जी थी तो उनकी जय हो, क्या हो, उनकी जय हो। तो पहला अवार्ड किसने पिला, जयमती ने पाया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, जन्म स्थान कहाँ था इनका, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, 1775 में, याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने का इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका शासनकाल याद रखना 1767 से 1795 तक रहा, ठीक है, 67 से 95 तक, ठीक है, समझ गए आप लोग। मालवा के पठार पे याद रखना, मालवा का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अगर इसमें 4 ऑप्शन देना हो तो क्या देगा, पहला दे देगा कि अहिल्याबाई अवार्ड का 200 जयंती पे, का नहीं भैया 300 जयंती पे, ठीक है। दूसरा दे देगा कि जयमिता सिंह अवार्ड मिला कि नहीं, जयमिता सिंह को, जयमती कश्यप, सॉरी सिंह नहीं, जयमती कश्यप को अवार्ड मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो बोल दोगे हाँ जयमती कश्यप जी को पहला अवार्ड मिला, दूसरा बोल देगा तो पहला बोल दोगे। ये कहाँ के रहने, मालवा की जगह उसने, मालवा की जगह उसने कुछ दे देगा, कोई अलग नाम दे देगा, ठीक है। तो वो आपको याद रखना होगा कि नहीं भाई मालवा की पठार है, ठीक है, मालवा पठार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, देखो इनका जो राजधानी वो उन्होंने कहा गया, महेश्वर शिफ्ट किया था, महेश्वर, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है वो महेश्वर, क्या है, महेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। अब फेमस क्यों था, साहित्य संगीत कला उद्योग। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर की जगह कुछ और नाम दे देगा, या बोलो महेश्वर ही दे दिया तो उसमें बोल दे ये फेमस था पेंटिंग के लिए, तो नहीं भाई पेंटिंग नहीं, संगीत कला उद्योग इन सब के लिए फेमस था, ठीक है, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन इम्पॉर्टेंट, बाकी क्या नहीं, ओके कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो। अब ये सब देखो, इंदौर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनके नाम पे है, तो इंदौर का, ठीक है, इसको याद रखोगे, इंदौर का, कहाँ का, इंदौर का, ठीक है, भोपाल का नहीं, इंदौर का। मनाया भोपाल में गया है बट हवाई अड्डा इंदौर का इनके नाम पे किया गया, ठीक है।
ओके, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। हाँ, ये देखो ये क्या होता है, देखो पहले ये समझो मेगा रिचार्ज परियोजना क्या होती है। देखो ताप्ती बेसिन हमारी सूख रही है, ठीक है, ग्राउंड वाटर उसका ख़राब हो रहा है, तो उसको खोद के गड्ढा करके साफ़ सफाई करके ट्यूबवेल कुआं ऐसा कुछ करके उसको क्या करेंगे, मेगा रिचार्ज करेंगे, वापस से रिचार्ज करके नदी को पुनर्जीवन किया जाता है। इसमें नदी को वापस से फ्लो कराया जाता है कि उसका वाटर फ्लो वाटर बेड रिसोर्ट उसका सब रहे, ठीक है, उसका जो पानी का स्तर नीचे ना जाए, ठीक है, ऊपर तक ही रहे, ठीक है, समझ गए क्या है, ठीक। अब ये दो राज्यों के बीच हुआ कहाँ का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो पहली बात तो पूछ लेगा ताप्ती नदी बहती कहाँ से, तो आप बोलोगे कि दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, यहीं पे बहती है मोस्टली, तभी यहीं पे किया गया, ठीक है, संयुक्त पहल है, ठीक। नेक्स्ट क्या स्मरणीय तथ्य, इसमें देखो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वयन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच में हुआ, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव हैं, और सॉरी महाराष्ट्र के कौन हमारे देवेंद्र फडणवीस दी हैं, और मध्य प्रदेश के हमारे मोहन यादव जी हैं, ठीक है, ओके। अब बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 धाराएं इतना सब नहीं पूछेगा, जो मैं बता रहा हूँ बस उत्तर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको याद भी तो करना है। अब यहाँ पे ध्यान दें, कुछ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी भूजल परियोजना, देखो इसलिए कहते हैं ताप्ती नगर रिचार्ज जो है वो विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी भूजल भरण परियोजना, पूरी नदी को जीवित कर रहे हैं ना, इसलिए बड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है, एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर खंडवा जिले को मिलेगा, बुरहानपुर नेपाल खकनार और खालवा तहसीलें लाभान्वित होंगी, महाराष्ट्र के अकोला बुल्हा, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं भाई, इतना नहीं पूछेगा, बट दो कुछ याद कर लो, जैसे ये अमरावती याद कर लो, बुरहानपुर, क्या पता ऐसा नाम दे दे, बड़े जिले ना, तो अमरावती बुरहानपुर कहाँ का हमारा, मध्य प्रदेश का है, अमरावती हमारा महाराष्ट्र का, आप लोग को पता होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, कितना जल किसको मिलेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब देखो जो बांध बनेगा उन पर ध्यान दो, तो लो डाइवर्जन वियर बांध बनाया जाएगा, लो डाइवर्जन वियर बांध, ठीक है, जो खरिया गुटी घाट जिला खंडवा मध्य प्रदेश और अमरावती में बनेगा, ठीक है, मैं बताया ना कौन सा गुटी घाट, खंडवा मध्य प्रदेश में, खरिया गुटी घाट, ठीक है, और अमरावती वाला महाराष्ट्र की याद कर लोगे, ठीक है, ओके। भारत सरकार वो तो ठीक है, स्टेट वाला है तो नॉट इम्पॉर्टेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों आपको याद रखना, देखो ताप्ती बेसिन हो गया एक हमारा, ताप्ती बेसिन, बाकी हमारे केन बेतवा लिंक वाला है एक हमारा, पार्वती और काली सिंध चंबल नदी है, ठीक है, तो तीन नदियों को इंपॉर्टेंट हो गया। ताप्ती वाला हमें याद होगा, अभी महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश के बीच में। केन बेतवा लिंक किसके बीच में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच हो रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है, और तीसरा क्या है, पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हो रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान क्या देना है कि जो केन बेतवा है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सालों से चल रहा है, तो केन बेतवा में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है वो पन्ना वाली वो बीच में पड़ जा रही है, ठीक है, तो इसलिए उसको रोक दिया जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो बना सकते हैं, बट पन्ना बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा इन्वायरमेंट का, इसलिए, ठीक। बाकी यहाँ पे ध्यान दो, देखो जो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है, मतलब ये पश्चिम दिशा में बहती है, किस तरफ, पश्चिम दिशा में। अब ये कैसे समझोगे, तो नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बताइए नदी किधर बह रही है, पश्चिम दिशा में बह रही है, ठीक है, इस तरह समझो आप लोग। हाँ भाई, नर्मदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम दिशा बहने वाली है, ठीक है, तो ये नदी यहाँ पे हमारी, यहाँ पे जो पश्चिम दिशा मतलब देखो जो हमारी ये होती है ना, ये हमारा जैसे इंडिया में बना के समझा देता हूँ, समझ जाओगे, ये इंडिया है, सॉरी ये इंडिया है हमारा, ठीक है, मैं भी अपने समझ पाऊँ, तो ये ऐसे करके बह रही इस तरफ, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश है, तो इधर पर लिखा अरेबियन ओशन में आके गिरी, अरेबियन सी में आके गिरी, इसको ऐसे रखोगे, ठीक है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदी क्योंकि भाई न्यूज़ में है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान लेना कौन कौन सी है, पूर्णागिरी पंजरा अनेर, बस 3 याद कर लो, पूर्णा गिरना पंजरा अनेर, तो पूर्णागिरी हमारी पहाड़ियाँ, तो पूर्णागिरी तो ये यहाँ से याद हो जाए, पंजरा अनेर याद कर लो, पंजरा अनेर, ठीक है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। पहलगाम से युद्ध विराम तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहलगाम वाला हमारा हुआ था, बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतों नहीं की थी, गुस्सा आ रही उन लोगों पे, बट क्या कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट ने तो किया ही जो उनको करना था। 25 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटक क्षेत्र में एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर दिया। आप लोगों को पता है, अब डेट इसमें याद क्या रखना है, देखो स्टोरी आप सबको पता है, इतनी सारी न्यूज़ देखोगे, सब चीज़ देखोगे, देखो आपको 4 स्टेटमेंट दे सकता है इसमें, ठीक है। अब ये 4 स्टेटमेंट हमको क्या पता होना चाहिए, देखो 4 स्टेटमेंट क्या क्या है, देखो यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ, 4 स्टेटमेंट। पहला देगा डेट, आपको डेट एग्जैक्टली याद नहीं, कब पहलगाम हुआ, कब हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वापस से जो हम लोगों ने हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वो कब शुरू हुआ, ठीक है, दोनों चीज़। तो पहलगाम तो हमारा 22 अप्रैल को हुआ था, ये याद रखोगे, और ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने 7 तारीख को चलाया था, ठीक है, 7 तारीख को 7 मई में, 7 मई में, ठीक है, 7 मई में, ठीक है, 13 दिन बाद, ठीक है, 13 ही करी थी हम लोगों ने, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 6-7 मई को हुआ था क्या हमारा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है।
ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये एरिया पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है। तो हमारा जो पहलगाम है, पहलगाम कहाँ पे, अनंतनाग वाले डिस्ट्रिक्ट में। कौन से अनंतनाग, जहाँ तक मुझे, हाँ सॉरी अनंतनाग में है, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे लगा था गलत हो गया, सॉरी। तो पूछ लेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहले तो आपको डेट पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट आपको पूछ लेगा अनंतनाग जिला है, ठीक है। अनंतनाग के ज़िले में कौन सी, बैसरन घाटी, बैसरन घाटी, कौन सी, बैसरन घाटी। अब ये दोनों चीज़ पूछ लेगा। या अनंतनाग की जगह कुछ बारालाछा दे देगा, या कप्तानगंज दे देगा, मान लो, बस अनंतनाग आपको कहना चाहिए। अब बैसरन घाटी की जगह उसने खुसरन घाटी दे दिया, सुंदर घाटी दे दिया, तो ये बैसरन घाटी, ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक, दो चीज़। तीसरा स्टेट में दे देगा नदियों के नाम, वहाँ पे कुछ नदियाँ भी बहती हैं, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब कहानी वानी आपको नहीं पूछनी। कितने लोगों की डेथ हुई, 26 लोगों की याद है। जिम्मेदारी किसने ली, ये सब नहीं पूछेंगे। लश्कर तैयबा नहीं पूछेंगे, छोड़ो, ठीक है। पहचान किसने की, इन लोगों के नाम हम नहीं पूछेंगे भाई, ये सब की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो सिंधु जल सभ्यता है, सिंधु जल संधि होती है, सभ्यता नहीं सॉरी, सिंधु जल संधि जो हमारी है उसको स्थगित कर दिया भारत ने, ठीक है। ठीक है, क्या ले, सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। सिंधु जल संधि में क्या था, संधि में क्या था, सॉरी, सिंधु जल संधि में क्या था कि 6 नदियाँ बहती थी उधर से, ठीक है, समझ लो ऐसा। ये हमारा ऐसा जम्मू कश्मीर था, तो 3 भारत के पास थी और 3 पाकिस्तान के पास थी, ये रूल था, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया था कि ये जो 3 पाकिस्तान में जाती थी ना, तो हम लोगों ने बोला था कि हमको 20% इसका पानी दे दो और 80% तुम ले लो। और बड़ी बड़ी नदियाँ थी, तीनों बड़ी बड़ी नदी थी जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो पानी हम लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया था। क्यों दे दिया था मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बच्चों को दे दिया था, ठीक है। ओके, और ये बंद करिए, हमारा कौन सा नियरेस्ट बॉर्डर बन किएगा, अटारी वाघा बॉर्डर, वही जहाँ पे शो होता है ना, पैर उठा उठा के एक दूसरे से लड़ते हैं, वो अटारी वाघा बॉर्डर, तो उसको बंद कर दिया गया, इसको याद रखो, ठीक है। ओके, ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है 6-7 मई के बीच हुआ, आपको पता होना चाहिए। पीओके में घुसकर मारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन है, देखो अंदर के जो पंजाब प्रांत है वो बहावलपुर, मुरीदके, शाकरगढ़ और सियालकोट, याद रखो बस, ठीक है। बाकी कौन किसको मारा नहीं मतलब है, विक्रम मिस्त्री जी का नाम आप सबको पता ही होगा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 100 को मार गया, छोड़ो, किसको मारा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, नहीं कौन कौन मरा, लश्कर का, जैशे का, ये सब नहीं पूछते हैं। ओके, उनका क्या नहीं पूछेंगे कि उन्होंने बनियान चलाया, अंडरवियर, उससे नहीं पूछेंगे वो लोग। ओके, काशिफ अब्दुल्ला, इनसे कोई मतलब नहीं। युद्ध विराम, हाँ युद्ध विराम की घोषणा कभी, तीसरी डेट आप लोग याद रखो, 10 मई को, कभी 10 मई को, 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं। 10 मई को की, कब, 10 मई की रात को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉट इम्पोर्टेंट। कौन कौन गया था डेलीगेशन में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इतना कौन याद रखेगा भाई, 59 सदस्य गया था डेलीगेशन में, ठीक। किसको याद रखोगे, 7 समूह के हेड कौन थे, इनका नाम अगर आपको याद भी रखना है तो छोटी, ठीक है, एक बार मैं कोशिश कराता हूँ। एक रविशंकर जी हमारे गए थे, रविशंकर जी गए थे, ठीक है। हमारे शशि थरूर जी तो आप लोग को पता ही होगा, फेमस ही थे, ठीक है। फिर हमारे संजय कुमार झा जी गए थे, ठीक है, जेडीयू के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रिया सुले जी गई थी एनसीपी की। श्रीकांत एकनाथ शिंदे गए थे, एकनाथ शिंदे जी हमारे, इनका नाम तो आपको पता ही होगा। कनिमोझी करुणानिधि जी गए थे, करुणानिधि जी डीएमके के हैं, आपको पता होगा। और बैजयंत पांडे जी गए थे, कौन ना, बैजयंत पांडे, ठीक है। अब बस इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी इम्पॉर्टेंट, हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसमें इस बार साइंस वाले में पूछा जाएगा, तो इसको एज साइंस का करंट अफेयर आप समझोगे, ठीक है। पहला जो हम लोगों ने याद किया वो है वो राफेल, ठीक है। राफेल यूज़ किया, कहाँ से लिया था राफेल हम लोगों ने, फ्रांस से। कहाँ से, बस इसको याद रखो, फ्रांस से, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये रडार में नहीं आता, इतना समझो। नेक्स्ट क्या है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल हम लोग ने यूज़ की, क्या नाम था, स्कैल्प क्रूज मिसाइल हम लोग ने कहाँ से थी, यूरोपिया एम्बीडिया से यूज़ की थी, एम्बीडिया यूरोपिया का, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या लिखा, हैमर हम लोगों ने फ्रांस से ली थी, क्या है, हैमर फ्रांस से ली थी, ठीक है। हैमर है क्या, ये देखो पहले राफेल हमारी क्या है, राफेल हमारा लड़ाकू विमान है, ठीक है। स्कैल्प हमारा क्या है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है, इसको याद रखो। हैमर हमारी क्या है, हैमर हमारा हाईली इजाइल मॉड्यूलर इम्यूशन एक्सटेंडेड रेंज, मतलब क्या है, ये पूरा ऐसा आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ कितने जगह पे कितने पिन पॉइंट लड़ाई के लिए ज़रूरी है हमारे, इतना देखो। फिर ब्रह्मोस हम लोग ने यूज़ की, ये ब्रह्मोस हमारा भारत और रशिया के मिलकर बनाया ब्रह्मोस, ठीक है, ओके। अब हथियार प्रणाली इतना को याद रखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। S-400 याद कर लो, बहुत बार क्वेश्चन में आया था भाई, इसको याद रखो। S-400 यूज़ किया हम लोगों ने, रशिया से लिया था। आकाश यूज़ किया था, सरफेस टू एयर है, आकाश नाम ही है, सरफेस टू एयर, यहाँ से रख के यहाँ मार दो आसमान में, सरफेस टू एयर, भारत के DRDO ने बनाया था, ठीक है। फिर IAF हारेप हम लोगों ने यूज़ किया था, हारेप ड्रोन हमारा इसराइल की उत्पत्ति से हुआ था। और स्काई स्ट्राइकर हम लोगों ने कहाँ से लिया, भारत इसराइल ने मिलकर बनाया था, ठीक है। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँगा इसको आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लो।
उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई, उसका नाम क्या है? सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत हुई है। किसके लिए? सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, ठीक है, सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत हुई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर यूनिट है तो कहाँ लगाएगा हो बताओ? इतना ज़्यादा डेवलपमेंट एरिया हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ठीक है, ठीक, कहाँ होगा? सोचो, नोएडा वाला साइड ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कहाँ हुआ? देखो यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था येडा में, ठीक है, येडा में लगा ये, ठीक है। कहाँ पे? जवाहर एयरपोर्ट नोएडा, ऑब्वियसली बताया ना, जवाहर एयरपोर्ट नोएडा। तो ऐसे दिमाग लगाओ। अब अगर आपको नहीं पता ये कहाँ लगा तो खुद सोचो, यूपी में इतना डेवलपमेंट जगह कहाँ है? तो यही है ना। तो स्टेट में अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए। स्थापना कौन कर रहा है? देखो HCL कर रहा है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड HCL कर रहा है, और फॉक्सकॉन मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर यूनिट लगा रहे हैं इंडिया में, जो उत्तर प्रदेश में लगेगी, वो जो छठी है, सिक्स्थ प्लांट है, ठीक है। नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर 6 प्लांट है, ठीक है, उसको याद रखो। बाकी 5 भी कहीं लगा होगा, छठवाई है, ठीक है, ओके। अब ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, इसको याद रखना, फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। अब इस यूनिट से हर महीने प्रति माह उत्पादन कितना है? 2000 वेफर्स। वेफर्स क्या है? वेफर्स सेमीकंडक्टर को मेजरमेंट करने का यूनिट है, ठीक है। अब इसको याद रखोगे। कैसे वेफर्स क्या होता है? देखो, सेमीकंडक्टर बहुत पतली पतली शीट्स होती है, ठीक है, तो उनके वेफर, जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं ना, वेफर बोलते हैं उसको, तो ये वेफर वही होता है, ठीक है। तो 20,000 वेफर हर महीने लोग करेंगे, ठीक है। 2027 तक ये शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बस बताया गया है 2027 तक शुरू होगा, ठीक है, इसके याद रखो। अब 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ हम लोगों ने सेटअप करनी थी, ठीक है, किसके अंतर्गत? सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो माइक्रो ATMP गुजरात में है। ATMP मतलब मेमोरी चिप्स वाले असेंबली होते हैं, छोटे वाले, तो गुजरात में खुला हुआ है 2023 में, ठीक है। उसके बाद टाटा वाला हमारा कहाँ खुला है? धोलेरा गुजरात, ये दोनों हमारा गुजरात में खुला हुआ है, ठीक है। 2 गुजरात हो गए, और उसके बाद एक हमारा क्या है? टाटा ATMT हमारा असम में खुला, 1 असम हो गया, तो 2 गुजरात 1 असम, ठीक, 3 हमारे हो गए। ये हमारा चौथा वाला भी गुजरात हो गया, तो 3 गुजरात हो गए, 1 असम हो गया, ठीक है, 3 गुजरात 1 असम, ठीक है। पाँचवा क्या है? केन्स गुजरात, ये भी असम, ये भी गुजरात, तो 4 गुजरात हो गए, 1 असम हो गया, ठीक। उसके बाद पाँचवा क्या? पाँचवा यूपी। अब देखो जो गुजरात के बाहर है, देखो 4 गुजरात हो गए, तो अब गुजरात वाला ना याद करो, जो गुजरात के बाहर हो याद करो, ठीक है। एक तो हमारा यूपी वाला क्या करेगा? डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाएगा। कौन सा? डिस्प्ले ड्राइवर, याद रखोगे, यूपी में डिस्प्ले बनेगी। दिखावा यूपी लोग ज़्यादा करते हैं ना, तो डिस्प्ले दिखावा ऐसे याद करेंगे ना, जैसे दिखेगा। और एक हम लोग असम वाले में क्या बनेगा? सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट बनेगी। सेमीकंडक्टर को पैक भी तो करेंगे ना, तो उन्नत किस्म की पैकेजिंग यूनिट बनेगी, ठीक है, आसाम में। बाकी जो गुजरात में बन रहा है वो बन रहा है। अब ये न्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, मे बी एग्जामिनर को लगे ना लगे, आई डोंट नो, बट अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये मैं इसको जरूर डालता अपने एग्जाम में, ठीक है। क्या है? देखो, केंद्रीय मंत्री हमारी अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स को 2 उन्नत डिज़ाइन केंद्र खोल के दिए। कहाँ पे? नोएडा और बेंगलुरु में। कहाँ पे खुला? एक नोएडा में, एक बेंगलुरु में, ठीक है, दोनों हम लोग को पता चल गया। एक नोएडा में खुला, एक बेंगलुरु में खुला, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है? पहली बार भारत में 3 नैनोमीटर पर चिप बन रही है। 3 नैनोमीटर्स मतलब इतनी पतली कि 3 नैनोमीटर है। अभी तो हम लोग 7 नैनोमीटर बनाते थे या 5 नैनोमीटर, बाकी हम लोग इंपोर्ट करते थे, 3 वाली, 2 वाली, 1 वाली, ठीक है। तो हम लोग अब 3 वाली खुद घर पे बनाएंगे, पॉइंट ये है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो भाई, ये योजना थी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 10 वर्ष इसके पूरे हो गए। तो इसमें आपको देखो, मैं इसके साथ साथ आपको बता के दे रहा हूँ, जो भी योजनाएं हमारी 2014-15 से शुरू हुई थी, ठीक है, 2014 एंड 2015 से शुरू हुई थी, जिनके भी 10 साल या 11 साल इस बार पूरे हो रहे हैं, भाई उनको रट लेना, गारंटीड है रट लेना, ठीक है। क्योंकि हमारे सरकार के भी 10 साल पूरे हो रहे हैं ना, मोदी गवर्नमेंट के, मोदी जी के, तो 10 साल हैं, तो उसे रट लेना, ठीक है। अब भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षाओं का शुभारंभ किया था। अब वो तीनों योजनाएं कौन कौन सी थी? तो पहली हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फिर अटल पेंशन योजना। अब देखो ध्यान से देखो, इनके नाम से आप इनका बता सकते हो डिफरेंस क्या है। एक है सुरक्षा है, एक है जीवन ज्योति है। जीवन ज्योति मतलब ये हमारा लाइफ पॉलिसी टाइप का होता है, जैसे LIC देती है। सुरक्षा मतलब ये एक्सीडेंट वाला होगा, ठीक है। तो पहले हर डिफरेंस सबसे एक हमारा अटल पेंशन योजना कि हम लोग बुढ़ापे में पैसा हमारे पास नहीं होगा तो पेंशन कैसे पाएंगे, खाने पीने के लिए कुछ तो होना चाहिए, 2000, 4000, 5000, तो पेंशन योजना है, ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है उनकी बात है, वैसे गवर्नमेंट भी बंद हो गया, तो जो लोग भी हैं उनके पास भी, जो भी NPS नहीं है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं है, उसमें, ठीक है। अब अभिप्राय क्या था? समाज के निम्न वही सब कि हाँ ठीक है डेवलपमेंट करेंगे। अब याद क्या रखने वाला है? पहला तो डेट याद रखो, 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षाओं का 10 वर्ष पूरा हो रहा है। तो लागू कब होता है? 9 मई 2015। 9 मई 2025 को 10 वर्ष हो गए, तो उससे 10 साल पहले हुए, तो 9 मई 2015 को लागू होता है, ठीक है। ये पहली आप जो याद रखोगे, ओके। दूसरा याद रखना है कि अप्रैल 2025 तक PM JJBY
PM, उसके बाद क्या दिया SBYI और APY के अंतर्गत कम से इतना, ये ज़रूरी नहीं, इसको इग्नोर मार दो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट छोड़ दो, बट हाँ याद रखना कि कैसे 18 करोड़ समथिंग लोगों को बीमा दी गई अभी तक, ठीक है। बस ये सब तो हाँ कितने लोगों को दी गई वो सब छोड़ो, 10 करोड़ महिलाएं, ये सब वो सब, जीवन ज्योति छोड़ो ना, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या है कि अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं को महत्वपूर्ण भागीदारी दर्शाता है। अटल पेंशन योजना जो हमारे यहाँ है उसमें महिलाओं ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है। 47% हमारे यहाँ फीमेलों ने इन्वेस्ट किया है, जो भागीदारी दिखाता है, ठीक है, तो याद रखना। तो अगर 47 फीमेल हो तो 53% मेल हो गया, ऑब्वियसली पता है आपको। अब ये इंपॉर्टेंट देखो, जहाँ महिलाओं को बढ़ा रहा है उसको थोड़ा देख लो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत 23 करोड़ महिलाएं हैं, 17 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना है के खाताधारी में नामांकित है, ठीक है। तो जनधन योजना भी थी ना, तो उसमें कितने हैं हमारे, लगभग 17-18 करोड़, ठीक है। अब कुछ करोड़ से सामाजिक सुविधाएं, सामाजिक सेवाएं थी जो हमारी सरकार ने शुरू की थी। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब ऐसे आप करंट पढ़ते हो, स्कीम्स पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है हमारी गवर्नमेंट कितना वर्क करी है, बट वो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आता, ठीक है। पेपर में तो बहुत सारा वर्क गवर्नमेंट कर रही है, लिटरली कर रही है। अगर सारे IAS ऑफिसर, सारे PCS ऑफिसर्स, सारे पॉलिटिशियंस अगर ढंग से काम करने लगे ना, तो आई गारंटी दैट 10 साल भी नहीं लगेंगे हमारे देश को आगे बढ़ने में। अब जो अन्य योजना है उनका डेट याद रख लो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब है, 2019 में। अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया था श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी श्रमिक हैं उनको कुछ पैसा वैसा दिया जाएगा, ठीक है, जैसे किसान मानधन योजना है। फिर व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए NPS लागू किया था, बताया मैंने कि जो व्यापारी है स्वरोजगार उनको पेंशन चाहिए तो NPS लागू हुआ था, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम। फिर हमारा PM किसान हुआ था 2019 में, किसानों के लिए पैसे वैसा दे रहे थे, ठीक है, 2019 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू हुआ था 2017 में। अब ईयर याद रखो, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे बाद में जो उसको ऊपर दे दी, सबसे पहले तो हम लोग नीचे से उल्टा पढ़ेंगे कि वो याद रहे, ठीक है। पहला क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP हमारा 1995 का है। जननी सुरक्षा योजना 2005 का है, तो जननी सुरक्षा योजना 2005 का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM जिसको बोलते हैं 2013 का है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 का है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हमारा 2017 का है, वय वंदना योजना हमारा 2017 का है, ठीक है। और मातृ वंदना योजना भी दोनों 17 का, तो दोनों जितना जो वंदना योजना दोनों 17 की है, ठीक। स्वास्थ्य मिशन 2013 का है और जननी की सुरक्षा 2005 में ही दे दी गई थी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि 2019 में 3 योजनाएं, एक तो हमारे किसानों को दे दिया गया कि हम ये किसान की सम्मान करो, एक हमारा कि श्रम योगी का सम्मान करो, एक स्वरोजगार व्यक्तियों का सम्मान करो, तो 3 2019 में आया, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेंगे। जीवन ज्योति बीमा को जैसा डिफाइन किया गया, तो पहले तो हमें याद रखना है कि लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सॉरी थोड़ा पानी पी रहा था। 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। 2 लाख रुपए 1 वर्ष टर्म जीवन कवर प्रदान करती है, मतलब कि अगर आपने ये अकाउंट खुलाया है 18 से 50 वर्ष के हो तो 1 वर्षीय टर्म जीवन आपको 2 लाख का करती है। अगर 1 वर्ष के अंदर कुछ हो गया तो 2 लाख आपको मिलेगा। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को 436 रुपये प्रति वर्ष, 1 साल में 436 रुपये आपको प्रीमियम देना होगा, ठीक है। 1 साल में कितने 436 वर्ष आपके अकाउंट से खुद ही कट जाएगा, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु, ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति, पैरों के उपयोग की हानि या आंखों की दृष्टि का हानि, मतलब बेसिकली क्या कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, सिंपली समझो, ठीक है। इतना मतलब डेथ तो इतना डेथ नहीं होती, डेथ बट एक्सीडेंट इतना हो जाता है कि आप मतलब कैपेबल नहीं होते काम करने के लिए, तो आपको बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलेंगे। यदि अगर एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्ण हानि या एक हाथ के पैर का उपयोग होने की हानि तो 1 लाख, मतलब अगर आप ऐसे दोनों हाथ कट गए और दोनों आंखें चली गई तो 2 लाख रुपए, मर गए तो 2 लाख, बट अगर एक आंख गई एक हाथ गया तो आपको 1 लाख मिलेंगे, मतलब एक के ऊपर एक फ्री वाला सिस्टम है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के प्रति व्यक्ति सदस्य प्रति वर्ष 20 रुपये प्रीमियम दे, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर 18 से 70 के बीच में है तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 20 रुपये प्रीमियम देगा, प्रीमियम देगा, ठीक है, इसको समझो। इसमें कितना था, जीवन ज्योति बी वाले में प्रीमियम कितना था, 436 रुपये प्रति मंथ, प्रति ईयर, ठीक है। इस वाले में कितना है, 18 से 70 में 20 रुपये प्रति ईयर, ठीक है, प्रीमियम, समझ गए आप लोग। इसमें भी 2 लाख मिल रहे थे, ठीक है, उसमें भी 2 लाख मिल रहे थे। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि, ठीक है, डिफरेंस ये है कि
जो जीवन ज्योति बीमा है ये आपका बीमा आपको जिंदा रहते हुए मिलेगा, मतलब जिंदा रहते हुए जब रिटायर हो जाओगे तो आपको जिंदा रहते हुए बीमा मिलेगा। ये वाला क्या कि भैया सुरक्षा बीमा कुछ हो जाता है तभी मिलेगा। ये मत सोचना कि यार ये तो 25 में 2 लाख मिल रहा है मत करा लेना ये वाला, ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट हमारा अटल पेंशन योजना। हमारा अटल पेंशन योजना किसके लिए है कि 18 से 40 वर्ष के जितने भी लोग हैं, पहला तो क्राइटेरिया याद रखो, क्राइटेरिया अटल पेंशन का 18 से 40 है, ठीक है। जीवन ज्योति का कितना था 18 से 50 था, और सुरक्षा बीमा कितना था 18 से 70, तो तीनों का क्राइटेरिया याद हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी नागरिक 18 से 40 शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर देखो ये 1000 से 5000 के बीच में रेंज में वैरी करता है, वो आपके किसके ऊपर होता है कि आप जो प्रीमियम भरते हो एक साल के अंदर आपको कुछ ऐसा 200, 250, 300 पेमेंट करना होता है, ऐसे हिसाब से है। तो अगर प्रीमियम भरोगे तो रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट कितने की 60 साल की एज है ना रिटायरमेंट की, उसके बाद आपको 1000 मिलेगा। अगर कम प्रीमियम वाला हो गया, ज़्यादा लोगे तो 5000 रुपये, ठीक है, मतलब बुढ़ापे में 5000 मिलेंगे आपको, ये सिस्टम है। तो ये तीनों योजनाएं हमें याद होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा वेव्स 2025 भारत में पहली बार हुआ, तो भाई रट लेना। वेव्स है किस लिए, तो भाई संगीत, गेमिंग, एनिमेशन, फिल्म, मीडिया इन सब के ऊपर है। मुंबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ लेगा तो याद रखना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हुआ था। ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स नाम है उसका। 1 मई से 4 मई 2025 के बीच मुंबई में हुआ। जियो वर्ड्स कन्वेंशन सेंटर, ये जियो वहीं पे होता है। थीम क्या था, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, ऐसा सिम था कि भाई सबको मिला लो इंडिया का, मतलब बेसिकली प्रचार करो इंडिया में आके ये सब चीज़ें करो, इसलिए था, ठीक है। महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका उद्घाटन हुआ था, तो भाई पूछ लेगा महाराष्ट्र दिवस कब था, तो वही महाराष्ट्र दिवस हमारा कब था 1 मई को, ठीक। बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब छोड़ो। 50 अरब डॉलर हम लोग कमाएंगे, या भारतीय पवेलियन कला से कोर्ट तक हम लोग करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे हम लोग। ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ था, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। 2025 में ग्लोबल मीडिया डायलॉग का, किसका, ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आयोजन हुआ था, जिसमें 77 देशों की भागीदारी थी। हुआ का था यूपी, इंडिया में, ठीक है, इसके याद रखो, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की, औपचारिक रूप दिया, मतलब कि हमारे यहाँ IIT है, NIIT है, ठीक है, फिर हमारा एम्स है। अब हमारे यहाँ कोई जैसे ये सब कब थे, ये सब हमारे हेल्थ रिलेटेड थे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे, बट अब हमारे यहाँ क्या है, किसके रिलेटेड यहाँ पे हो रहा है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मतलब डांस, आर्ट, म्यूजिक, एनिमेशन, इन सब के। भैया को जापान कितना पैसा कमा रहा है एनिमेशन से, मेरा फेवरेट है एनिमे। मतलब मैं मूवीज़ ही नहीं देखता, मैं कोई वेब सीरीज़ नहीं देखता, मैं सिर्फ एनिमे देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी अगर एनिमे एक बार देखोगे ना, तो जो लाइफ लेसन्स आपको एनिमे में मिलते हैं, जो क्रिएटिविटी आपको मिलती है, वो कहीं नहीं मिलेगी। कोई मूवी देख लो, उतना मोटिवेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आई जस्ट लव एनिमे। और हर चीज़ के क्राइटेरिया, अगर बॉडी देखना है तो बाकी हनुमा देख लो, आपको लाइफ की फ्रीडम देखना है तो आप वन पीस देख लो, आपको 0 to हीरो देखना है, तो मतलब 0 से हीरो बनते हुए किसी को देखना है, लाइफ की जर्नी देखनी है तो आप नारुतो देख लो, मतलब। और आपको अगर स्ट्रगल देखना है, आपको सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को कैसे अगर मूव ऑन करना है, तो आप अटैक ऑन टाइटन देख लो। दीज आर द बेस्ट क्राइटेरिया ऑफ एनिमे। अगर आपको थोड़ा एक्शन देखना है, थोड़ा ऐसा शो ऑफ देखना है, तो सोलो लेवलिंग देख लो, सब टू यू, ठीक। बाकी देखते हैं, सॉरी मैं थोड़ा बहक गया था, एनिमे का नाम आता है। मुंबई में स्थापित हो रहा है क्या, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष स्वरूप। तो देखो जितनी भी चीज़ें हमारे, ऐसे याद कर लो, जितनी भी चीज़ें हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं वो सारी मुंबई में है, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई अगर आता है तो सीधा महाराष्ट्र मुंबई लगा देना, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा बाहरी था तो इसको देख लो। क्या है कि न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान में भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव का अंजाम किया था। कि फिल्म महोत्सव हमारा, फिल्म फेस्टिवल हमारा न्यूजीलैंड में हुआ था, बस इतना याद रखो। बाकी नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ ये देख लो इंपॉर्टेंट क्या है कि नई शिक्षा नीति पर त्रिभाषा सूत्र पर विवाद हो रहा है। त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है कि भाई एक आपका इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब मीडिएटरी लैंग्वेज होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं मीडिएटरी, मतलब अगर किसी को नहीं आती तो इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर लो, पॉइंट है। एक आपकी हिंदी होनी चाहिए, आपका जो भी स्टेट लैंग्वेज आप बोलते हो, और एक अन्य लैंग्वेज, ठीक है। भैया हिंदी मैंडेटरी नहीं किया गया था। अगर आप मतलब आप तमिल बोलते थे, हाँ तमिल बोलो, बट आपको एक अदर लैंग्वेज याद करना पड़ेगा। अदर लैंग्वेज में आप कन्नड़ याद करो, तमिल याद करो, बट क्योंकि अब सबको पॉलिटिक्स करना है, सबको वोट चाहिए, तो लोगों ने क्या किया कि भैया हिंदी को थोपा जा रहा है साउथ वालों को अलग करने के लिए, ऐसा समझो, ठीक है। अब फरवरी मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान PM श्री योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग इतना रोक दिया गया राशि कि भैया PM श्री में आपको इतना पैसा जो मिलता था वो नहीं मिला गया। क्यों? क्योंकि आप नई शिक्षा इतनी नीति लागू नहीं कर रहे हो। नई शिक्षा नीति आई कब थी? 2020 में। त्रिभाषा फॉर्मूला था, ठीक है। उसमें भाषा क्या कहते हैं कि एक होता है मातृभाषा अंग्रेजी, अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह हिंदी आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
बट इस पर लड़ाई कर लिया तमिलनाडु ने, तो उसका पैसा रोक दिया सरकार ने। भाई सही किया, क्यों दे तुम्हें पैसा जब तुम एजुकेशन नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक। तमिलनाडु के गवर्नमेंट सीएम कौन है, तो स्टालिन याद कर लें। इनका दोनों बहुत ज़्यादा इनका कुछ हो रहा है, स्टालिन याद कर लेना। यूरोपीय साइन बदल रहे हैं, अपने आप को गवर्नर समझ रहे हैं और ऐसा गवर्नर के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वो जो गवर्नर के अगेंस्ट जाना सही था, बस हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो गलत था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वर्डिक्ट गलत था, बाकी ठीक था, ठीक है। बाकी क्या नई शिक्षा नीति आप लोग पता है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। तो पूछेगा कि जो हमारा नई शिक्षा नीति वो आई कब, तो पहले बोलोगे 2020 में। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि के स्वामीनाथन कमेटी, तो नहीं, के कस्तूरी रंगन, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न क्या है, कस्तूरी रंगन कमेटी हमारी एक जगह और है, वो किस लिए है उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे कि वो कस्तूरी रंगन कमेटी किस लिए बनी थी, ठीक है। ठीक, वो गलत आंसर नहीं चाहिए मुझे। देखता हूँ कि आपको कितनी क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई उन्होंने 2040 तक, क्या कहा कि वैश्विक महाशक्ति में भारत को बनानी है लैंग्वेज में, मतलब एजुकेशन में, पॉइंट ये है, ठीक। अब त्रिभाषा फॉर्मूला बता दिए, फिर से बता दे रहा हूँ। पहली भाषा मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा हो, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो, और तीसरी जो तुम सीखना चाहो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इट्स नॉट बाय द गवर्नमेंट, इट्स अप टू यू। अब आर्टिकल से याद कर लेना कौन सा, 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, 210 में विधानमंडल में, मतलब 120 सेंटर, इसको जस्ट अपोजिट कर दो तो स्टेट, और 343 तो हम लोगों को पता ही लैंग्वेज वाला, ठीक है, जिसमें हिंदी का विकास उकास है। बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो। बाकी विंजिम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्लाइड हो जा भाई, हाँ हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा क्या, विजिंगम अडानी बना रहा है, पहले तो ये जानो। मैं देखो आपको पूरा ऊपर से बताया, स्टेटमेंट क्या देंगे पहले, अडानी बना रहा है तो यहाँ पे रिलायंस लिख देंगे, टाटा लिख देंगे, या कुछ समूह लिख देंगे, तो नहीं भाई अडानी। विजिंगम कहाँ का है, तो ये भाई तिरुवनंतपुरम केरला, बट अगर इसको बदल देंगे तो तमिलनाडु बना देंगे या कर्नाटका बना देंगे। भाई तिरुवनंतपुरम करेला, कहाँ, तिरुवनंतपुरम करेला नहीं केरल, तिरुवनंतपुरम केरल, ठीक है। अरब सागर के तट पे, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, अब केरल है तो अरब सागर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। किस लिए, पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे। अब मैं बहुत एग्जैक्टली जो मैं बताता हूँ कुछ चीज़, इसको ध्यान से समझो। हमारा जो इंडिया है ना, उसके साथ थोड़ी गलत चीज़ है। गलत चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ ये जो हमारी शोर लाइन है ना, ये यहाँ ज़्यादा गड्ढे नहीं है, मतलब एकदम डीप नहीं है, ऐसा ज़मीन है थोड़ा सा ना, ऐसा हमारा उठा हुआ भूभाग। तो जो हमारी शिप आती है ना, बड़ी बड़ी जहाज़ें, वो यहाँ पे रुक नहीं पाती, डॉक नहीं कर पाती, तो उनको पानी में यहाँ डॉक कराया जाता है। फिर छोटी जहाज़ें जाती हैं, वहाँ सामान लगता है, फिर यहाँ तक आता है, ठीक है। क्योंकि बड़ी जहाज़ों के लिए नीचे भी उतना ही गहरा चाहिए ना, तो यहाँ नहीं पाती। तो विजिंगम पोर्ट बनाया जा रहा है कि जितना करीब इनको ले जा सके बड़ी वालों को, कि हमें ये एक्स्ट्रा वाला काम ना करना पड़े। एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं ना भाई, यही यहाँ तक आ जाती, कोई दिक्कत नहीं होती, पर एक्स्ट्रा हमें जान ले जाना पड़ रहा है ना, वो ना हो, इसलिए विजिंगम बनाया गया। हमारा पहला है, नाम ही है देखो, डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। क्या है, डीप वाटर कंटेनर है, ठीक है, समझ गए आप। कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, प्राकृतिक गहराई 20 मीटर है, ठीक है। प्रारंभिक क्षमता कितना है, 10 लाख TU टन कुछ होगा एनुअल, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। और इसको चरणबद्ध तरीके से आगे करेंगे, 72 तक ले जाएंगे, 10 अभी है, 72 ले जाएंगे। दूसरी बड़ी शिपिंग कंपनी MSC इसको जोड़ देगी भाई। देखो MSC शिपिंग कंपनी, मेरा भाई मर्चेंट नेवी में है तो मैं बता सकता हूँ ये सब चीज़ें बहुत ईजिली। बहुत सारी होती है, एक फ्लीट होती है, एक MSC होती है, एक हमारी यूरोपियंस होती हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो MSC क्या करती है कि शिपिंग भी करती है, क्रूज भी करती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी है, इसको याद रखो। विजिंगम उसने अपने रूट में इसको जोड़ दिया कि हाँ विजिंगम तक जाएंगे हम लोग। विजिंगम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास इतने करोड़ का हो रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट, याद करने की जरूरत नहीं है कितने करोड़ का हो रहा है, जरूरत नहीं है। कंप्लीट कब होगा याद रखो, 2028-29 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट। अडानी पोर्ट्स बता चुका मैं आपको, ठीक है। अडानी पोर्ट्स को कब तक दिएगा, 2060 तक चले, उसके बाद फिर इसका वो होगा क्या, वो बोले देखो। अभी PPP क्या होता है इस समझ लेना, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, सरकार देती है। आप लोग देखो ना, रेलवे स्टेशन दे दी प्राइवेट, तो प्राइवेटाइजेशन नहीं करे, प्राइवेट को दे रही है, वो बना रहे, उसको अच्छे से बना रहे, ठीक है। फिर बोले कि भाई तुम चला लो इतने साल तक, 30 साल 50 साल जो तुम्हें मिल रहा है, उसमें तुम जितना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ ये बनाने का है वो निकाल लो, और थोड़ा प्रॉफिट जो आपको लेना वो ले लो। उन्होंने बनाया, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की उसका निकाल लिया, उनको फ़ायदा हो गया, और हमारे रेलवे एक प्लेटफॉर्म बन गया भाई। हमें सरकार को भी बन गया। अब ये सरकार को हैंड ओवर हो जाता है, सरकार उसको फ्री यूज़ करती है, गॉट इट। तो ये बेचा नहीं जाता, बनवाने का तरीका, ठीक। अभी नेक्स्ट हमारा कुंभ वाली न्यूज़ है। तो कुंभ वाला न्यूज़ मैं बेसिक आपको नहीं पढ़ाऊँगा कि कुंभ कब लगा, कब बंद हुआ, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में रह रहे हो, इतना बड़ा महाकुंभ लगा तो आपको पता होना चाहिए। मैं जो उससे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बता दूंगा। देखो दूसरा, अभी इसके बाद कहाँ लगेगा महाकुंभ, नासिक में 2027 में। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद 2028 में कहाँ लगेगा, उज्जैन में पूर्ण कुंभ, ठीक है। अर्ध कुंभ लगेगा नासिक में, ये पूर्ण कुंभ लगेगा उज्जैन में, ठीक है। इसको याद रखना 2033 में, और 2033 में हरिद्वार में लगेगा, 2028 में उज्जैन में, ऐसे याद रख लो, ठीक है।
इसके पहले वाला समाजवादी पार्टी में होता है, यूनेस्को में शामिल किया गया था 2017 में कुंभ को, ठीक है। कुंभ मेले में इंपॉर्टेंट ये है, कुंभ मेले कलाग्राम नाम के एक स्थापित किया गया था, इसमें आप सारे व्यंजन स्टॉल, डांस, म्यूजिक सब वहाँ बता सकते थे, कलाग्राम नाम का था, ठीक है। ठीक, इसको याद रखोगे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोग कुंभ मेले में कौन सा किस डेट से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये सब आपको आपके ऊपर है, ठीक है। ये पढ़ लेना खुद से, या फिर न्यूज़ देखोगे याद ही होगा, इसको क्या ही बताना। फिर नेक्स्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। देखो अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है आंध्र प्रदेश वाला, बट क्या ज़रूरी है कि उपवर्गीकरण किया गया है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो है कि इसमें आर्टिकल 341 342 में है कि SC ST को कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं सूचित, ठीक है, ओके। और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का 15-4 और 16-4 में, ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए, ठीक, फंडामेंटल राइट्स में हमारे, ठीक ठीक, ये सब हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है कि चंद्र बहादुर नायडू जी ने कहा कि भाई देखो होता क्या है कि जो रिजर्वेशन होता है कि रिजर्वेशन में कोई फ़िल्टर नहीं था, कि जो मान लो यहाँ पे कोई गरीब था, ठीक है, वो रिजर्वेशन लेके IAS बन गया, तो यहाँ चला गया ना, टॉप पे चला गया। अगर 4 लेवल है गरीबी के, 3 और 4 टॉप पे है, एक सबसे गरीब, फिर मीडियम, ऐसा करके टॉप पे चला गया। अब यहाँ चला गया ना, तो भाई वो तो ऊपर उठ गया ना, अब उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, बट क्या करेगा उसका बच्चा, अगर उसको रिजर्वेशन, वो भी IAS बन गया, जो उसको रिजर्वेशन, तो ऐसा इन्हीं लोग का अब ऊपर आ गया ना, तो इन्हों को फ़ायदा हो रहा था, ये नीचे वालों को फ़ायदा ही नहीं पहुँच रहा था। इसलिए इसको वर्गीकरण किया कि नहीं भाई जो हो गया उसको हटाओ, जो नहीं बचा उसको, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही पढ़ लो। GI टैग वाला देख लो, तो पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग मिला है। अब पट्टेदा अंचू साड़ी है कहाँ की, ये देख लेंगे। GI टैग का शुरुआत हुआ था हमारा पेरिस कन्वेंशन 1883 से, पेरिस कन्वेंशन 1883 से GI टैग का शुरुआत होता है, इसको याद रखोगे। और WTO का सदस्य भारत है, भारत ने इसको 1919 में माना था। कब? 1919 में, भारत ने 1999 में माना था, ठीक है, इसको याद रखोगे आप। नेक्स्ट वन इज़ दार्जिलिंग। अब इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को याद रखोगे। टोटल दार्जिलिंग चाय को इंडिया को सबसे पहले मिला था। ओवरऑल अभी तक 658 हो चुके हैं, मतलब हर साल होते रहते हैं, कुछ भी किसी को भी बना देते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा GI टैग उत्तर प्रदेश को मिला, इतना याद रखो। सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु था बट उत्तर प्रदेश हो गया। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने टैलेंटेड लोग, इतनी अच्छी जलवायु, जलोढ़ मृदा, एलवेल सॉइल, ऑब्वियसली यार यहीं मिलेगा, गंगा नदी, तो GI टैग यही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, पता है ना, तमिलनाडु फर्स्ट पे था, छोड़ो रहो। अब ये देखो कि हमारा जो 2025 में मिला, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ने दिया कि इसको पट्टेदा अंचू साड़ी, या कहा कि सूती साड़ी है, कहाँ की? कर्नाटका की, कर्नाटका की है, ठीक है, सूती साड़ी है, कर्नाटका साड़ी। ऐसे इसमें क्या होता है ना, ऐसे जो इसकी बॉर्डर होता है ना, उस पर ऐसे स्क्वायर और क्रॉस बना होता है, तो पट्टेदा अंचू इसका नाम है, ठीक है। वक्त संशोधन बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसमें क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत लंबी स्टोरी है, घुसो मत, रिलीजियस है, तो थोड़ा आप लोग इन्वॉल्व भी हो जाते हो। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि एक वक्फ बोर्ड बना, ठीक, क्यों बना? क्योंकि पहले मुगल राजा थे, फिर उसके बाद मुस्लिम लोग हुए, ठीक। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या कहा कि भाई ज़मीनें उनके पास बहुत सारा पड़ा हुआ था, मुसलमानों के पास बहुत सारी ज़मीनें पड़ी थी, तो उनको संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड बना, ठीक है। किसने बनाया था? अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। किसने? अंग्रेज़ों ने, ठीक है। फिर जब भारत गवर्नमेंट आए तो उसको भारत गवर्नमेंट ने सब कुछ हटाया, वो नहीं हटाया, एज यू नो। तो फिर क्या किया कि नहीं हटाया, तो उसको संचालित करने के लिए फिर उनको कानून बनाना पड़ा। अब कानून बन गया, वक्त संशोधन अधिनियम करके कानून बन गया, ठीक है, वक्त अधिनियम करके कानून बन गया। अब उसमें क्या था कि मान लो आपके पास ज़मीन है और आप उसे दान में देना चाहते हो कि यहाँ किसी के काम आ जाए, तो आप दे सकते हो, उसको वक्फ देखेगी, ठीक है, ठीक। अब इसमें कुछ ऐसे ऐड कर देगी कि वक्फ की कोई ज़मीन थी, उसको जैसा आप क्लेम कर दो, तो जो क्लेमर जिसकी ज़मीन भी क्लेम कर दी उसको प्रूफ करना पड़ता था, वक्फ को नहीं, ऐसा कुछ नौटंकी हो गई थी। अभी सरकार ने क्या कहा कि भाई उसको फ़ायदा भी नहीं होता, नुकसान भी था। जितने ऊपर के टॉप लेवल के लोग थे ना, उसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे थे, तो अभी उस पर होटल बने, 5 स्टार होटल बने वक्फ की ज़मीन पर, और पैसे सब वो लोग प्राइवेटली ले रहे हैं, ठीक है। अब अभी क्या किया गया कि कुल 3 संसद सदस्य थे जो लोकसभा के थे और एक राज्यसभा का था, ठीक है। ये किस चीज़ में बताया गया कि ब्रिटिश उपनिवेश काल में था। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, विशेष प्रावधान, हाँ ये जो ऐड किया है, इसी से लड़ाई हो रही थी। पहले क्या था कि 2 सदस्य महिलाएं होंगी और 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, ये इन्होंने ऐड किया। गैर मुस्लिम क्यों ऐड किया? क्योंकि आप हिंदू की ज़मीन पे भी क्लेम करो कि वक्फ की ज़मीन है, मंदिर क्लेम कर दिया वक्फ की है, तो भाई अब हिंदू, अगर वहाँ पे कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू या कोई भी अदर कम्युनिटी का, तो भाई उसकी बात क्यों सुनी जाएगी? पॉइंट ये ना, तो इसलिए, ठीक है। अधिकतम मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे? 11, ऐसा कुछ करके। अब राज्य और राजधानी दिल्ली क्षेत्र में किए गए वक्फ बोर्ड बनेगा, इसमें मतलब दिल्ली होंगे, दिल्ली में 11 रहेंगे मैक्सिमम, ठीक है। और भी कुछ संशोधन किया गया, तो इतना संशोधन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है याद रखो कि कब पारित हुआ था, तो ध्यान रखना वो डेट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वक्त संशोधन अधिनियम कब डेट पारित हुआ था इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है देखने का, ठीक है, ओके।
क्या किया था मैंने बता ही दिया, धारा वारा इसकी धारा याद करके क्या करोगे, वैसे अपनी धाराएं याद नहीं हो रही हैं उनकी क्या याद करेंगे। अभी देखो संशोधन अधिनियम एक्ट धारा पारित किया गया, 7% वक्फ बोर्ड को कंट्रीब्यूशन के रूप में देना होता है, अब 5% देना होता है, पहले 7 था 5 हो गया, ऐसा कुछ करके 23 है, ऐसा कुछ चेंजेस किया गया। केंद्रीय वक्फ बोर्ड कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अभी ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट मैं सीधा बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पंचायती उन्नति सूचकांक 2022-23 में हुआ था, लॉन्च किया गया। इसमें क्या हुआ, किसने किया था, ऑब्वियसली SDG गोल्स वोल्स को देख के किया गया था, पहला किया था, और LDG सबको मिला के किए थे। पंचायती राज मंत्रालय ने किया था इसको तारो। 9 विषयों पे पंचायतों को पॉइंट्स दी थी, 9 टॉपिक्स दिए थे, ठीक है। 9 टॉपिक कौन कौन थे, गरीबी और रीबी हटाओ, अब देखो वही होंगे ना, गरीबी हटाओ, स्वास्थ्य हटाओ, बाल अनुकूल बनाओ, जल रहे वहाँ पे, स्वच्छता रहे, हरियाली रहे, आत्मनिर्भरता रहे, सामाजिक रूप से न्याय संगत सुशासन रहे, महिला ठीक ठाक रहे, तो इसी के ऊपर बना था। 8-9 आयाम थे, 9 बेसिकली, ठीक है। अब इसमें अचीवर्स की श्रेणी को मिलते थे, अचीवर्स को 90+ वोट मतलब नंबर लाने थे। अग्रणी फ्रंट रनर को 75 से 90 के बीच में, बेहतर वाले को 60 से 75 और आकांक्षी को 40 से 60 और स्टार्टिंग वाले को 40 से नीचे। तो कोई भी पंचायत अचीवर नहीं बना, सबसे पहले तो ये कोई भी इतना बेस्ट है नहीं। गुजरात में सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी हैं, मतलब फ्रंट रनर, ठीक है। गुजरात की सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पंचायतें कहीं की बेस्ट अगर मानो फ्रंट रनर तो गुजरात की हैं। बट सबसे बेस्ट कौन सी मानेगी वो देखो, सबसे बेस्ट, ठीक है, परफॉर्मर राज की श्रेणी में, देखो परफॉर्मर सबसे पहले, अगर फ्रंट रनर होता फिर परफॉर्मर होता, तो फ्रंट रनर में सबसे ज़्यादा गुजरात की थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर त्रिपुरा की 42 रही हैं, बट सर्वाधिक अच्छी जो पंचायत मानी गई हमारे यहाँ, सर्वाधिक अच्छी पंचायत वो है बर्नपुर ग्राम पंचायत। कहाँ की, तेलंगाना की बर्नपुर, वो टॉप पे है, बर्नपुर टॉप पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के धनोहरी ग्राम पंचायत, बख्शी का तालाब लखनऊ में है, धनोहरी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश, और टॉप पे उत्तर प्रदेश में थी, फ्रंट रनर की श्रेणी में थी। उत्तर प्रदेश के टॉप फ्रंट रनर है, बख्शी का तालाब के पास, ठीक है, याद रखोगे। फिर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। न्याय प्रदान करने की क्षमता है, न्याय व्यवस्था को लेकर टाटा ट्रस्ट कर रहा है, ओके। जेल, कारागार, कानूनी सहायता का, हाँ अब ये इम्पोर्ट रखो कि सबसे ज़्यादा न्याय प्रदान करने में कर्नाटका हमारा टॉप पे रहा है, पहले स्थान पे रहा है। मतलब अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा न्याय कौन प्रदान किया अभी तक, सबसे अच्छा, सबसे जल्दी केस कौन सही सॉल्व किया, सबसे जल्दी सोल्यूशंस किसने दिए केस के, पढ़े नहीं रहे, तारीख पे तारीख नहीं मिली, तो कर्नाटका का था। कहाँ का, कर्नाटका का, ओके, कर्नाटका का याद रखिएगा। बाकी 7 छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पे था, ऑब्वियसली। यूपी का कोई नाम ही नहीं है, उत्तर प्रदेश का, जबकि बाबा जितने फेमस हैं, बट चलो कोई बात नहीं, न्याय नहीं दे रहे, सीधा गोली मार दे रहे, ओके, छोड़ हटाइए। आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, इस पर संशोधन किया गया है। तो 2005 का एक्ट था जिसको 2025 में संशोधित किया गया है, ठीक है। इसमें कहा क्या गया है, देखो कहा यह गया कि जो पहले राष्ट्रीय कार्यकारी समिति थी उसको NEC बोलते थे, एक राज्य कार्यकारी समिति SEC बोलते थे, को राष्ट्रीय और राज्य योजनाएं तैयार करती थी जिनके मंजूरी NDA में देती थी, ठीक है, मंजूरी NDA में देती थी, ठीक है। पहले केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाती थी, NDMO को स्वयं बनाने का अधिकार नहीं था, बट अभी NDMA को बोल दिया भाई खुद ही नियम बना लो, केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, सबसे पहले ये काम किया होगा, ठीक है, गॉट इट। अब NDMA खुद बना सकती है, संशोधित करने के आधार मैंने बताया आप लोग को, बिना कर बना सकती है, बाद में दिखा देगी अलग बात है, बट पहले बना लेगी भैया ऐसा ज़रूरी था, हमने बना दिया, ठीक है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य की राजधानी अथवा नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित कर सकती है। अगर तुम्हें अलग कोई शहर बहुत बड़ा है, आपको अलग बनाना है तो आप बना सकते हैं, फिर उसकी ज़रूरत है तो बना सकते हो, पॉइंट है। बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट, ये देख लेते हैं। आप्रवास और विदेशी विधेयक अधिनियम, विषयक अधिनियम, कुछ चेंज हुआ, इसको देखो। लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई थी। स्मरणीय तथ्य क्या है, हम ये देखते हैं कि पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1947 में सबको चेंजेस किया गया, वो निरस्त करता है, बदल दिया, यह अधिनियम खत्म कर दिया। नया कानून क्या बताता है, यहाँ से देखो, नया कानून वीज़ा की अनिवार्यता को स्पष्ट रूप से कानून का हिस्सा बनाता है कि भैया हाँ आपके पास वीज़ा होगा तभी ज़रूरी है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनात अप्रवास
अधिकारी इमिग्रेशन ऑफिसर को प्रवेश के समय किसी भी यात्री विशेष करके पासपोर्ट वीजा अन्य यात्रा दस्तावेज जानने का पूरा अधिकार, मतलब अगर उसको बोले कि कागज़ दिखाना तो आपको दिखाना, आप नहीं बोल सकते कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ठीक, अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह भारत के प्रवेश और भारत में बाहर जाने वाले नियमित अप्रवास चौकियों का अधिसूचित करें, मतलब हाँ जाओ आओ तो बता के जाओ, ये सब चीज़। अगर ये सब नहीं मानोगे तो क्या होगा, वैध पासपोर्ट वासपोर्ट नहीं बिना करोगे तो 5 वर्ष तक की कारावास, 5 लाख का जुर्माना, ये सब है। जाली फर्जी वाला 7 साल का 10 लाख का जुर्माना। अब ये वाला मैंने बताया ना, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सब थोड़ा अलग लेवल है, मैं इसको समझा नहीं सकता, मतलब समझा सकता हूँ बट ठीक, मैं इसको पूरी स्टोरी फॉर्म में समझाता हूँ। क्या होता था कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ निकालती थी अपना लॉ पास करके लोकसभा राज्यसभा से, वो ज़्यादा था किसके पास, राज्यपाल के पास, ठीक है, गवर्नर के पास, जो तमिलनाडु के गवर्नर थे उनके पास ज़्यादा था, वो उसको रख लेते थे, कोई उसको नहीं, वो पॉकेट वीटो लगाते थे, मतलब अपने पास रख लेते थे, कोई उस पर रिप्लाई नहीं देते थे ना वापस करते थे, ठीक है। तो इनके बहुत सारे बिल पेंडिंग थे, 3-4 साल के बिल पेंडिंग थे, ठीक है। तो ये गुस्सा के चले गए कोर्ट, जो कि सही किया इन्होंने, गलत नहीं था, गवर्नर की गलती थी यहाँ पे, इन्होंने सही किया, ठीक है। अब गवर्नर के पास गए तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा ना करो, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही था, सुप्रीम कोर्ट को डांटना सुप्रीम कोर्ट ने डांटा सबके, बट सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कि गवर्नर के पास कोई ऐसा टाइम लिमिटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला आपको 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर, खुद ही दादा बन रहे, तो इसलिए वो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। अब याद करो कि गवर्नर कौन थे, थोड़ा इसका ध्यान रखो कि राज्यपाल हमारे थे RN, थोड़ा मैं जूमिंग कर दे रहा हूँ, रवि, राज्यपाल थे RN रवि, ठीक है, RN रवि राज्यपाल थे हमारे, RN रवि, ओके। तो ये थे आज के वीडियो, आई होप आप लोग को पूरी वीडियो समझ में आएगी। पार्ट 1 है, 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, काफ़ी लंबी हो जा रही थी, अब मुझे भी अपलोड करना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।